हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन। चलन आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं हाईलाइट्स पॉइंट को पढ़ूंगा जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इसमें केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। देखिए, इस पेज में कोई हाईलाइट पॉइंट तो नहीं है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आप चाहे तो जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। चलिए, इस पेज में भी नहीं है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज पर भी नहीं है, हाँ यहाँ है। चलिए आइए देखिए, इसमें पहला पॉइंट्स है, इसमें पॉइंट्स है कि इस नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। किसे कहते हैं? तो देखिए कि भारत में क्या है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंग है सरकार के, ठीक है। और वो क्या करते हैं, सभी एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। सभी विधायिका, कार्यपालिका पर, कार्यपालिका विधायिका पर, न्यायपालिका पर, सभी एक दूसरे पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। तो इसे क्या बोलते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। विश्व के बहुत सारे लोकतांत्रिक देश जैसे है अमेरिका है, भारत आदि में यह व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है। सरकार के एक स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, ठीक है। सरकार के एक स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम क्या बोलते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। सत्ता में साझेदारी की दूसरी कर प्रणाली में भारत सरकार के सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। सत्ता कैसे बंटवारा को हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, ठीक है। सत्ता में साझेदारी की दूसरी कार्य प्रणाली में क्या होता है कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का ऊर्ध्वाधर सत्ता का बंटवारा होता है, जिससे हम सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें भी नहीं है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ यहाँ है, देखिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में मौजूद उस समय 563 देशी रियासत थे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत में मौजूद उस समय कितने देशी रियासत थे, 563 देशी रियासत थे उस समय। फिर नीचे आइए, 1946 में गठित संविधान सभा का आधार भी संघवाद था। तो संविधान सभा कब गठित हुई थी, तो जुलाई 1940 में हुआ था, ठीक है। और उसका आधार भी क्या था, संघवाद था, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर इस पेज में नहीं है, ये नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर हाँ यहाँ है। फिर वेस्ट इंडीज़ में 1958 में वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना की गई। वेस्ट इंडीज़ में जो है, वेस्ट इंडीज़ में 1958 में वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना की गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए नीचे, 1950 में नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई, लेकिन नाइजीरिया की 3 बड़ी जातीय समूह एरुबा, इबो, हाउसा, फुलानी के द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाने के प्रयास हुए। 1950 में क्या हुआ है कि नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई, लेकिन नाइजीरिया की 3 बड़ी जातीय समूह जो है एरुबा, इबो, हाउसा, फुलानी के द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाने के प्रयास भी वहाँ किए गए, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज पर नहीं है पॉइंट्स। आइए नेक्स्ट पेज पर, हाँ यहाँ है। फिर आइए, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं भी कहा जाता है, बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहा जाता है। देखिए 22 भाषाएं कौन कौन है, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरा, दोगड़ी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिलनाडु, तेलुगु, उर्दू। देखिए 22 भाषा आपको आराम से याद हो जाएगा अगर आप अलजेब्रिक टर्म से याद करते हैं। जैसे ए से असमिया, बी ए से असमिया है, बी से बंगला और बोडो है, फिर सी से नहीं है, फिर डी से दोगड़ी है। इस तरह से आप याद करते हो तुरंत याद हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ यहाँ देखिए, संविधान के 2 अनुच्छेद 33 एवं 34 संघ सरकार की शक्ति की उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो। संविधान के 2 अनुच्छेद जो है 33 एवं 34 संघ सरकार की शक्ति के उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी भी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर देखिए इस पेज पर नहीं है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर हाँ यहाँ देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है, गाँव में बसती है। फिर नेक्स्ट है कि स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अनुच्छेद 40 किससे संबंध मतलब किससे संबंधित है, तो स्वशासन से मतलब स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायत मतलब जिसको आप बोलते हैं उससे संबंधित है, आर्टिकल 40। फिर देखिए नीचे नेक्स्ट है, ये राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर जो है पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है पंचायती प्रणाली की जो विधिवत शुरुआत की गई वो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। 1959 में ही आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, ठीक है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित की गई थी। फिर नेक्स्ट है, ये बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय ढांचा का सुझाव दिया था।
सबसे नीचे स्तर पर ग्राम स्तर पर पंचायत, फिर नेक्स्ट है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति, फिर नेक्स्ट है उससे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये कि पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के उद्देश्य से सन 1991 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया संसद में, जो 22-23 दिसंबर 1992 को क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित हो गया। फलतः संविधान के एक नए भाग 9 में जो है भाग 9 में पंचायत शीर्षक के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, भाग 9 में याद रखिएगा आप लोग, पंचायत शीर्षक के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया है। भाग 9 क में क्या है, नगर पालिकाएँ। ठीक है, भाग 9 ख में क्या है, सहकारी समितियाँ से संबंधित। ठीक है, तो भाग 9 में क्या है, पंचायत शीर्षक के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम को सम्मिलित किया गया है। इसमें 13 अनुच्छेदों वाला एक नया अनुच्छेद 343 रखा गया। ठीक है, इसमें 13 अनुच्छेदों वाला, यानी भाग 9 में कितने अनुच्छेद है, 13 अनुच्छेद है, और इसमें जो है 13 अनुच्छेद, किसके 13 अनुच्छेद है, 243 के 13 अनुच्छेद है, जैसे मतलब 243 ABCD इस तरह से जो है 13 अनुच्छेद है उसमें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर ये ग्राम पंचायत क्या होता है, देखिए बिहार में ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्थाओं में सबसे नीचे का स्तर है, लेकिन इसका स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, राज्य सरकार 7,000 की औसत आबादी को ग्राम पंचायतों की स्थापना का आधार बना मानती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, ग्राम पंचायतों का प्रधान मुखिया होता है और उसकी सहायता के लिए एक उप मुखिया का पद सृजित किया जाता है। हर पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक नियुक्त होते हैं। ठीक है, हर पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक नियुक्त होते हैं जो सचिव की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में आधा सीट जो है अर्थात 50% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 2006 के तहत क्या हुआ है बिहार में कि जितने भी स्थानीय संस्थान है बिहार पंचायती राज में, उसमें 50% सीट जो है वो आरक्षित होंगे किसके, महिलाओं के लिए। फिर ग्राम पंचायतों का प्रधान मुखिया होता है। मुखिया या उप मुखिया अपने पद में स्वयं हट सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। स्वेच्छा से हटने के लिए उन्हें जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, मुखिया या उप मुखिया को जो अपने स्वेच्छा से हटने के लिए उसको जिला पदाधिकारी को त्याग पत्र देना होता है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ग्राम सभा, यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ठीक है, व्यवस्थापिका सभा है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्क स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार होगी। मुखिया ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा। फिर है ग्राम रक्षा दल, यह गाँव की पुलिस व्यवस्था है। इसमें 18 से 30 वर्ष की आयु वाले युवक शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा बल का एक नेता होता है जिसे दलपति कहते हैं। इसके ऊपर गाँव की रक्षा और शांति का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, फिर ग्राम कचहरी, यह ग्राम पंचायत की अदालत है जिसे न्यायिक कार्य दिए गए हैं। ठीक है, बिहार में ग्राम पंचायत की कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग रखा गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी स्थापित की जाएंगी जिसमें प्रत्येक निर्वाचित एक सरपंच तथा इसमें प्रत्येक 500 की आबादी के हिसाब से निर्वाचित पंच होंगे। उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होगा। सरपंच ग्राम कचहरी का प्रभारी होगा। ग्राम कचहरी को दीवानी एवं फौजदारी दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्रदान किए गए हैं। सरपंच सभी प्रकार के अधिकतम 10,000 तक के मामले की सुनवाई कर सकता है। ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र और एक न्याय सचिव भी होता है। न्याय मित्रों एवं न्याय सचिवों के पदों का निर्माण बिहार सरकार द्वारा किया जाए। न्याय मित्र सरपंच के कार्यों में सहयोग देता है जबकि न्याय सचिव जो है ग्राम कचहरी के शिकायतों को रखता है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट, पंचायत समिति दूसरा स्तर जो है, पहला ग्राम पंचायत है, फिर दूसरा है पंचायत समिति जिसे क्षेत्रीय समिति बोलते हैं। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा या मध्य स्तर है। ठीक है, फिर प्रमुख, आइए नेक्स्ट आइए, फिर प्रमुख पंचायत समिति का पठन अधिकारी होता है। प्रमुख जो होता है पंचायत समिति कौन होते हैं, हेड, जैसे ग्राम पंचायत में मुखिया हेड होते हैं, पंचायत समिति में यानी क्षेत्रीय समिति में प्रमुख हेड होता है वो। तो प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान अधिकारी होता है, वह समिति की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पर नियंत्रण भी रखता है वो प्रमुख। ठीक है, यानी BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पर नियंत्रण रखता है कौन, प्रमुख। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। फिर ये नीचे जिला परिषद तीसरा स्तर पर चलते हैं। बिहार में जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। जिले की जितने भी पंचायत समिति है उसके प्रमुख जो है इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं, तो जिले के सभी जो है पंचायत समिति जो आप क्षेत्रीय समिति बोलते हैं, सेकेंड लेवल के जितने भी प्रमुख है वो इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक जिला परिषद का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष भी होता है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फिर है पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2005 के द्वारा महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में आधी सीट जो है अर्थात 50% जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ है नेक्स्ट, नीचे आइए। यूनानी विद्वान मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा के नगरपालिका संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। चाणक्य जो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, उसकी पुस्तक अर्थशास्त्र में भी पाटलिपुत्रा के बारे में नगरपालिका का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय संसद ने 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित करके नगरीय शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक संशोधन 1992 में पारित कर नगरीय शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। नगरपालिका का कार्यक्षेत्र जो है विषय संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लेखित है। ठीक है, नगरपालिका कार्यक्षेत्र को जो है विषय संविधान की कार्य क्या है, नगरपालिका कार्यक्षेत्र उसको जो है संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, उल्लेख किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित प्रकार की संस्थाएं हैं। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे आइए। अपने बिहार में कोई महानगर तो नहीं आता, हमारे राज्यों में नगरों के स्थानीय शासन के लिए, नगरीय के स्थानीय शासन के लिए जो है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। नगरीय शासन को मतलब स्थानीय शासन को जो है नगर पंचायतों को जो है तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला नगर पंचायत है, फिर नगर परिषद है तथा नगर निगम है। नगरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले नगर पंचायत है, फिर है जो गाँव अभी शहर की ओर बढ़ रहा है उसे नगर पंचायत बोलते हैं, फिर नगर परिषद तथा नगर निगम है। नगर पंचायत, जिस शहर की जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच हो वहाँ नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या 10 से 37 तक होती है। नगर पंचायत के एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, फिनिश है ये। दूसरा है नगर परिषद। वैसे शहर जिसकी आबादी कम से कम 2 लाख से 3 लाख के बीच होती है वहाँ नगर परिषद की स्थापना की जाती है। साथ ही इन शहरों में जनसंख्या का घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति होनी चाहिए। ठीक है, नगर परिषद के अंग देखिए कौन कौन होते हैं। नगर परिषद के 4 अंग होते हैं, नगर परिषद, समितियाँ, फिर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, फिर कार्यपालक पदाधिकारी। फिर नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नगर पार्षद देखिए क्या होता है। नगर पार्षद तो इसके सदस्य पार्षद या कमिश्नर कहलाते हैं। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 40 होती है। नगर परिषद के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और तथा एक उपाध्यक्ष को चुनाव करते हैं। अपने में से क्या करते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनाव कर लेते हैं। समितियाँ को नगर परिषद मुक्त नियुक्त करती है। समितियाँ को नगर परिषद नियुक्त करती है। इन समितियों में 3 से 6 सदस्य होते हैं समितियाँ में। ठीक है, जो अलग अलग कार्यों को, जैसे शिक्षा समिति बना दी जाती है, फिर जन स्वास्थ्य समिति बना दी जाती है, तो 3-4 सदस्यों को शामिल करके वित्त समिति, अस्पताल समिति जो इस एरिया के काम को देखते हैं, नगर परिषद के कार्यों को देखते हैं वो। फिर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, बिहार के प्रत्येक नगर परिषद में एक मुख्य पार्षद जिसको आप अध्यक्ष बोलते हैं एवं उप मुख्य पार्षद उपाध्यक्ष होता है। नगर पार्षद नगर परिषद का प्रधान होता है। मुख्य पार्षद अपने शहर का प्रधान नागरिक समझा जाता है। मुख्य पार्षद जो है वो अपने शहर का प्रथम नागरिक समझा जाता है। फिर नेक्स्ट है ये लास्ट, नगर कार्यपालक पदाधिकारी। प्रत्येक नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी का पद होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, ये राज्य सरकार आदमी होता है अपना खास। नगर परिषद के प्रशासन को चलाने वाला ये प्रधान अधिकारी होता है। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, इधर दिया है कि नगर परिषद के अनिवार्य कार्य निम्नलिखित, देखिए ये कार्य दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नगर परिषद की आय के स्रोत, तो नगर के बाहर से नगर में बिक्री के लिए आने वाले सामानों पर नगर परिषद सीमा पर कर वसूलती है, जिसे आमतौर पर चुंगी कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चाहिए नगर निगम। तो अर्थात जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है वैसे शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। भारत में सर्वप्रथम 1688 में मद्रास यानी चेन्नई जो था वो नगर निगम बना था। ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम पटना में 1952 में नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो बिहार में पटना जो है पहला शहर जो कि नगर निगम बना है, वो कब 1952 में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, आप देख सकते हैं। फिर बिहार में एक नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या 37 और अधिकतम 75 हो सकती है। पटना नगर निगम में 72 वार्ड है, गया नगर निगम में 35, भागलपुर में 51, मुजफ्फरपुर में और दरभंगा में 48, बिहार शरीफ में 46, आरा में 45 वार्ड निर्धारित है। ठीक है, नगर निगम के प्रमुख अंग, बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग होते हैं। देखिए कौन कौन नगर निगम के प्रमुख अंग, यहाँ देखिए, निगम परिषद, सशक्त स्थानीय समिति और परामर्शदात्री समितियां और नगर आयुक्त है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट, निगम परिषद क्या क्यों कौन होता है। तो प्रत्येक क्षेत्रों से एक उस क्षेत्र के प्रदाता द्वारा एक एक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आता है। प्रत्येक वार्ड से उन्हें वार्ड पार्षद या वार्ड काउंसलर कहते हैं। वार्ड काउंसलर कहते हैं। निगम परिषद का प्रमुख कार्य नियम बनाना, निर्णय लेना तथा कर यानी टैक्स लगाना है। ठीक है, महापौर एवं उप महापौर, निगम परिषद अपने सदस्यों के बीच में से एक महापौर एवं उप महापौर चुनती है। महापौर निगम परिषद का सभापति होता है तथा निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। साथ ही सशक्त स्थायी समिति की भी अध्यक्षता करता है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
नगर आयुक्त, परामर्श जाति समिति देख सकते हैं आप। तीसरा अंग जो है, नगर निगम में कुछ परामर्श जाति समितियां भी होती है, जैसे शिक्षा समिति, बाजार एवं उद्यान समिति। ये समिति अपने अपने विषयों पर निगम परिषद को सलाह देती है। नगर आयुक्त, नगर निगम के उस पदाधिकारी की नियुक्ति बिहार सरकार द्वारा की जाती है। यह प्रायः जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का, यानी IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेवल का क्या होता है, पदाधिकारी होता है। नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है। ठीक है, नगर आयुक्त जो है नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है। और कार्यपालक पदाधिकारी जो होता है वो निगम परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो होता है वो हेड होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट, यहाँ वीडियो ख़त्म हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले मिल जाए। बाकी मैं क्लास 9 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का भी मतलब वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी बिट में डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।